Friends, today we will read about the earthquake. As you know that in a previous class we knew about the earthquake, but today we will study a case, and it was held in 2001 in Gujarat, and destruction caused by an earthquake. Earthquake hits Bhuj. Bhuj is a district in Gujarat. A massive earthquake measuring 6.9 on Richter scale hit Bhuj town on 26 January 2001. As you know, in Bhuj is a district in Gujarat, and that time major destruction in this city. School was affected. At least 971 students and 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of school buildings. And 3 days after the quake, concern rose about food, blankets, and medical supplies not reaching everyone. Fire in the city, hundreds of fires started as charcoal cookers overtuned. An emergency declared in quake zone. The president declares a state of emergency, and CM was also appealed to the center. Gujarat appeals for financial help. The chief minister of Gujarat has launched an appeal for the center to deal with the disaster. क्योंकि आप ये जानते हैं कि अर्थक्वेक जो होता है वो एक नेचुरल डिजास्टर होता है, और उस नेचुरल डिजास्टर से बहुत ज़्यादा लॉस होता है अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो होती है वो काफ़ी हायर होती है। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि भुज के अंदर जब अर्थक्वेक आया था तो उसकी इंटेंसिटी करीब 6.9 थी रिएक्टर स्केल पर। रिएक्टर स्केल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र किया जाता है। तो इस अर्थक्वेक में जो है सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ गुजरात के अंदर वो भुज में हुआ था। भुज एक ज़िला है गुजरात में, और उस वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लॉस जो है देखा गया। अर्थक्वेक को जो मेज़र किया जाता है वो जो मशीन होती है उसको सीस्मोग्राफ कहा जाता है, और अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड जो हम मेज़र करते हैं वो रिएक्टर स्केल पर करते हैं। अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 2.0 होती है या उससे कम होती है तो केवल एक लिटिल वाइब्रेशन जो है हम वो फील कर पाते हैं। अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 5 या मोर जो है 5.0 क्या हो सकती है, तो उससे क्या होता है कि कुछ डैमेज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके अलावा अगर हम देखें, यदि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 6.0 या उससे भी अगर हायर होती है या मैग्नीट्यूड उसका हायर होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहें हम जो है पॉसिबिलिटी बन जाती है। या 7.0 या उससे ऊपर अगर चला जाता है इंटेंसिटी तो सबसे ज़्यादा लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा लॉस भी होता है। ठीक है ना। जैसे कि भुज के अंदर हुआ तो वहाँ इंटेंसिटी जो है अप्रॉक्स 7 के आसपास थी। जैसा कि हमने पढ़ा 6.9 रिएक्टर स्केल पर उसको मेज़र किया गया था, और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ जितनी भी जो बिल्डिंग्स थी, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी, हॉस्पिटल्स थे, स्कूल्स थे, वो सभी क्या कर गए, कोलैप्स हो गए। और वो जो कोलैप्स हुए और जो नुकसान हुआ, जैसे कि स्कूल के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि उसमें सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव देखा गया था। करीब 971 जो छात्र स्कूल के अंदर स्टडी कर रहे थे, और जो करीब 31 टीचर्स जो उनको पढ़ा रहे थे, उन सब की उसमें डेथ हो गई थी, क्योंकि पूरी जो बिल्डिंग थी वो कोलैप्स कर गई ड्यूरिंग द अर्थक्वेक टाइम। ठीक है। तो इस केस स्टडी से हम अर्थक्वेक से होने वाले लॉस को समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक के कारण कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है या हुआ भी है ना। जहाँ पर इंटेंसिटी अधिक होती है तो उससे क्या होता है कि लॉस ज़्यादा होता है। तो उस दौरान ये स्थिति भुज के अंदर बनी गुजरात में। तो उस समय एक इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। इंडियन प्रेसिडेंट ने उसको उस समय जो है वहाँ इमरजेंसी स्टेट में लगाई, और सीएम ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है मदद मांगी, जिससे कि वहाँ जो नुकसान हुआ एक नेचुरल डिजास्टर के कारण उसको कवर किया जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके,
ठीक है। तो इस प्रकार के जो नेचुरल डिजास्टर्स जब आते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो आम जनजीवन को लॉस होता है ना। आम लोगों की जान चली जाती है ना। उसके साथ साथ हमारी प्रकृति को भी नुकसान पहुंचता है। अब अर्थक्वेक के लिए हमारे पास क्या क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये एक ऐसी जो है नेचुरल डिजास्टर है कि जिसमें लॉस होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है और हम उसका एक प्रॉपर जो है जैसे हम कहें उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते हैं कि जैसे अगर आप देखें बारिश आती है ना, बरसात जब होती है तो उसका एक प्रिडिक्शन किया जाता है वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा और उसका एक पूर्वानुमान लगाया जाता है कि जो है भारत के इन हिस्सों में बरसात होगी। कभी आपने टीवी पे देखा होगा तो उस समय मौसम का पूर्वानुमान बताते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक का जो अगर आप देखें तो उसका एक प्रेडिक्शन प्रॉपर नहीं लगा पाते, है ना। वो कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में जो उसके कारण लॉस होता है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उससे कुछ हम सावधानी अगर बरत सकते हैं या उससे कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग द अर्थक्वेक टाइम, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर। उस समय जो सेफ स्पॉट होता है तो उस समय आप किचन काउंटर के नीचे छिप सकते हैं, टेबल या डेस्क के नीचे, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर ऑफ वॉल, या किसी कॉर्नर में जो है जाकर के खड़े हो जाना है, ठीक है, वॉल के सहारे खड़े हो जाना है। तो उससे क्या है हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस। जो फायर प्लेसेस हैं वहाँ से हम दूरी बना करके रखें। एरियाज़ अराउंड चिमनीज, जैसे जहाँ पर चिमनियाँ हैं उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उनसे दूरी बना लें। विंडोज़ हैं, ठीक है, सेटर इंक्लूडिंग मिरर्स हैं, पिक्चर फ्रेम्स हैं, उनसे हम थोड़ा दूरी बना लें या दूर खड़े हों जिससे कि हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमोंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। तो ये जो अवेयरनेस है, ये जो जागरूकता है, हम अपने दोस्तों में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो भी इस प्रकार की डिजास्टर कभी भी फेस करते हैं तो उस समय वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहें, आत्मविश्वास से लवरेज रहें, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर जो होता है वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो उस नेचुरल डिजास्टर से बचने का जो तरीका है या उसके लॉस को कम करने का जो तरीका है उसको अगर हम उस दौरान प्रिकॉशंस लेते हैं तो हम सेफ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अर्थक्वेक के समय भी इस प्रकार के अगर जो है प्रिपेयर्डनेस को जो है अडॉप्ट करते हैं या उसको फॉलो करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा सेफ फील कर पाएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में कि लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं ना। तो द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाई टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग किसको कहा जाता है? जब जो चट्टानें होती हैं पृथ्वी की सरफेस पर वो जो टूटती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। इरोजन इज़ द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन जो होता है वो कटाव होता है ना। और ये जो कटाव होता है, जो पृथ्वी की जो सतह होती है वहाँ पर अलग अलग जो एजेंट्स होते हैं, जैसे पानी होता है, हवा होती है या बर्फ़ होता है, उसके कारण जो है वहाँ कटाव उत्पन्न होता है। द इरोडेड मटेरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर, विंड एट्सेट्रा। और जो इरोडेड मटेरियल होता है वो अपने साथ जो है वाटर और विंड को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और वो उसको अपने साथ एक तरीके से ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको डिपॉजिट कर देता है, जमा कर देता है। और ये जो प्रक्रिया होती है इरोजन की या डिपोजिशन की, उससे अलग अलग प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो पृथ्वी की सरफेस पर क्या हो जाते हैं? क्रिएट होते हैं। तो इस प्रकार से जो है लैंड फॉर्म्स डेवलप होते हैं, लैंड फॉर्म्स बनते हैं। अगर हम देखें इंडियन लैंड फॉर्म्स के बारे में आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे तो भारत के जो लैंड फॉर्म्स हैं वो 6 प्रकार के हैं ना। तो उनको हम जो है 6 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी कर पाएंगे। तो जैसे लैंड फॉर्म्स में अगर हम बात करें तो माउंटेन्स होता है, प्लेन्स एरियाज़ होते हैं, प्लेटिव्स एरियाज़ होते हैं, कोस्टल रीजन्स होता है, ठीक है, आइलैंड एरियाज़ होते हैं। तो ये सभी जो हैं डेजर्ट रीजन्स होते हैं। तो ये सभी लैंड फॉर्म्स माने जाते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह पर उपस्थित अलग जो है
अलग अलग प्रकार की जो पृथ्वी की शेप है, जो आकृति होती है भूमि की, उसको लैंडफॉर्म्स कहा जाता है। वर्क ऑफ अ रिवर, यानी कि नदी का क्या कार्य होता है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। जब हम वाटरफॉल की चर्चा कर रहे हैं, वाटरफॉल आपने देखा होगा जिसको हम जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। जब पानी जब बह करके नदी में आता है एक लैंडस्केप की फॉर्म में, जब नदी जो है एक स्टीप एंगल के द्वारा वेरी हार्ड रॉक्स, यानी बहुत जो है अगर हम देखें बहुत ज़्यादा जो हार्ड रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनसे ऊपर से जब नीचे की तरफ मूव करता है पानी डाउनफॉल की तरफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। यानी ऊपर से अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जब चट्टानों से होकर के पानी गुजरता है नदियों का, तो वो वाटरफॉल की फॉर्म में क्या होता है, क्रिएट होता है, उसको वाटरफॉल कहा जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है उसे अगर आप देखेंगे तो उनको रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे यहाँ पे ये ऊपर की जो सतह है उसको क्या कहते हैं, हार्ड रॉक कहते हैं। ये वाला ये हार्ड रॉक होता है, उससे नीचे जाएंगे तो वो थोड़ा सॉफ्टर रॉक होता है। और जो बीच में अगर आप देखें तो अंडर कट बाई द पावर ऑफ द वाटर, वो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक पावर कट। अगर हम कहें वाटर का जो पावर होता है, उसकी जो शक्ति होती है, उसके कारण उसमें कटाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ओके। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मिंडस। अगर हम देखें रिवर जो नदी होती है, जब प्लेन में वो एंटर करती है, प्रवेश करती है, एक ट्विस्टेड फॉर्म में प्रवेश करती है, तो एक बड़ा जो लार्ज बैंड जब वो बनाती है तो उसको मिंडस कहा जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो फॉर्म है, अगर हम देखें ये वाला क्या है, मिंडस है। ये आपको जो पूरा ये दिख रहा है, ये नदी का क्या बन रहा है, ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो जहाँ पर इसमें जो आप मोड़ देख पा रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है, मिंडस कहा जाता है, ठीक है ना। और ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहें मिंडस के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, द एंड ऑफ द मींडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मींडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म ए कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। तो उसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। जैसे ये नदी जा रही है ना, ये रिवर है, और ये जो है एक मिंडस की फॉर्म में आगे मूव कर रही है, और उसकी साइड में जो वाटर छूट जाता है या उसका स्थान छूट जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कट ऑफ लेक कहा जाता है इसको, या ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे ऑक्स होता है बैल का जो खुर समझते हैं ना, जो पैर होता है, पैर में नीचे जो खुर होता है, वो खुर की शेप में जो है वो फॉर्म होता है वाटर, ठीक है, तो उसको ऑक्सबो कहते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोस इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। उसी समय जब रिवर ओवरफ्लो करती है अपने किनारों पर, यानी कि पानी उसमें जब ज़्यादा होता है तो अपने किनारों से ऊपर चला जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स। तो जो फ्लडेड एरियाज होते हैं वहाँ पर एक जो मिट्टी, जो एक अच्छी क्वालिटी की जो मिट्टी होती है, उसकी जो लेयर्स वहाँ पे जब डिपॉजिट हो जाती हैं, और इस प्रकार का जो मटेरियल होता है उसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, और ये अधिकतर नदियों के किनारे मिलता है, ठीक है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टिल फ्लड प्लेन। और इसके कारण क्या होता है, एक फ्लैट फर्टिल प्लेन का निर्माण होता है, जिसे हम फ्लड प्लेन भी कहते हैं या बाढ़ का मैदान कहते हैं, ठीक है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। और जो रेस्ड बैंक्स होते हैं, जो उठे हुए उसके किनारे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, लेवीज कहते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस एंड द, जैसे रिवर जो है सी से अप्रोच करती है, मिलती है, तो उसका जो स्पीड होता है फ्लोइंग वाटर का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेकअप, जहाँ से रिवर शुरू होती है उसका बहना स्टार्ट होता है, तो वो क्या है, इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं उसको। जहाँ से अगर आप देखें, जब नदी जहाँ से बहना शुरू करती है तो वो क्या है, अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है ना, तो टूट जाती है या बढ़ जाती है, तो उसको उसकी सहायक नदियाँ कहा जाता है। और द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लैंड। और रिवर जो होती है जब वो स्लो होती है और जहाँ पे वो डिपॉजिट करना शुरू करती है,
तो ईच डिस्ट्राइब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। तो प्रत्येक जो ट्राइब्यूटरी होता है, जो उसकी सहायक नदियाँ होती हैं, वो अपना माउथ यानी अपना मुंह स्वयं बनाती हैं। और द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टा। तो ये जो सेडिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है सभी माउथ के ऊपर, तो हम उसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में एक डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, आपने नाम सुना होगा सुंदरबन का डेल्टा, काफ़ी फेमस है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है उसको। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नाउ वी विल रीड वर्क ऑफ सी वेव्स। अब हम समुद्री लहरों के कार्य की चर्चा करेंगे। द इरोजन एंड द डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। इरोजन हो या डिपोजिशन हो, ठीक है, तो सी वेव्स जो है वो कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो है, जहाँ पे अगर हम कहें तटीय जो लैंडफॉर्म होते हैं, तो वहाँ पर क्या करती हैं सी वेव्स जो हैं वो इरोजन और डिपोजिशन की प्रक्रिया करती हैं। सी वेव्स जो होता है वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्योंकि जो सी वेव्स होती हैं, जो समुद्री लहरें होती हैं, वो लगातार जो है रॉक्स पर क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं। उसके कारण क्या होता है, क्रैक्स डेवलप होते हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। और ज़्यादा समय तक वो जब उनसे टकराती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो उसके बाद वो जो टकराने के बाद उसमें बड़े और चौड़े, अगर हम कहें बड़े और चौड़े जो है, एक तरीके से उसमें होल्स जैसे हो जाते हैं, है ना। दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। और कहीं पे क्या होता है, जैसे केव्स की फॉर्म में जब वो बनती हैं रॉक्स, तो उनको सी केव्स कहा जाता है। एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्चेस। ऐसे ही अगर आप देखें, जो केव्स की फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी जो कैविटीज़ होता है जब बड़ी और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं रूफ, और उसके ऊपर एक रूफ जैसे फॉर्म बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं सी आर्चेस, है ना। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। और इरोजन के कारण जब उसकी छत या उसकी जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं, जब वो बचती हैं, तो दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। तो जो बचा हुआ जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। जैसे अगर आप देखें, ये वाला क्या है, स्टैक है, ये क्या है, सी आर्चेज है, और ये क्या है, सी केव्स है। तो आप इनकी फॉर्म से जो है इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको तीन चीज़ें दिखाई दी हैं। ये देख रहे हैं आप, स्टैक इसको कहा जाता है। जैसे खम्बा होता है ना, एक पिलर टाइप का जो फॉर्मेशन उसको बनता है, उसको हम स्टैक कहते हैं। सी आर्चेज वो होता है जैसे उसके ऊपर एक रूफ़ क्रिएट हो रही है वाली, ये रूफ़ हो गई, और उसके नीचे से एक होल टाइप जैसे बन जाएगा, यानी वाटर जो है उसमें बार बार स्ट्राइक करके एक रास्ता एक जो है उसके अंदर फॉर्म कर लेता है, उसको सी आर्चेज कहते हैं। और केव जो होता है, जैसे आप कहते हैं ना गुफा होती है, गुफा के अंदर दूसरी तरफ तो रास्ता होता नहीं, एक रास्ता होता है, और वो नीचे वाटर जब बार बार उसके अंदर स्ट्राइक करता है तो नीचे की साइड से उसमें कटाव उत्पन्न होता है, इरोजन होता है, और इरोजन होने के कारण क्या है, उसमें केव की फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि स्टैक क्या होता है, सी आर्च क्या होता है, सी केव क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आता है इसमें, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली एबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ, ठीक है। जैसे जो स्टीप रॉकी कोस्ट होते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट वर्टिकली, है ना, अगर हम देखें बिल्कुल लंबवत फॉर्म में सी वाटर के ऊपर जो बनते हैं उसको हम सी क्लिफ कहा जाता है। एंड द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोअर्स फॉर्मिंग बीचेस। जो सी वेव्स होती हैं जब वो अपने साथ सेडिमेंट्स को, या उसके अंदर जो बालू होता है, मिट्टी होता है, जब उसको ला करके उनके सी के जो अगर हम कहें जो कोस्टल एरियाज़ होती हैं उसको क्या कर देती हैं, जमा कर देती हैं, तो वो बीच की फॉर्म में क्या होता है, वो क्रिएट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे वर्क ऑफ आइस। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस बेस्ट टू इरोड द लैंडस्केप बाई bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glaciers carve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glaciers, such as rocks, big and small, sand and silt, get deposited. These deposits form glacial moraines. तो जो ग्लेशियर्स होते हैं, जिसको रिवर्स ऑफ आइस कहा जाता है ना, यानी बर्फ़ की जो नदी होती है,
जिसमें अगर हम देखें जब लैंडस्केप की फॉर्म में होते हैं और उसको जब बुलडोज़ किया जाता है तो सॉइल और स्टोन्स के द्वारा, सॉइल और स्टोन्स में, तो उसके बाद जो है वो सॉलिड रॉक में उसके नीचे क्या बन जाती है, एक सॉलिड रॉक्स फॉर्म होता है, उसमें वो एक्सपोज होता है। और जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बनते हैं और वहाँ पर, है ना। तो जैसे ही आइस मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होने के बाद क्या होता है, वो वाटर की फॉर्म में क्या होता है, फिल्डअप होता है। उसके बाद एक ब्यूटीफुल लेक्स जैसे माउंटेन्स एरिया में जो है हमें दिखाई देती हैं। और ये जो मटेरियल उसके साथ ग्लेशियर्स में अपने साथ में जैसे रॉक्स है, या रॉक्स बड़ा या छोटा भी हो सकता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, जब वो सब कुछ वो अपने साथ लेकर के आते हैं तो वो उसको क्या करते थे, वो डिपॉजिट कर देते हैं। तो जो डिपॉजिटेड एरिया होते हैं उसको ग्लेशियल मोरेन्स कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कोई समस्या हो या कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक आपका बचा है, वो है वर्क ऑफ विंड। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है।